numerical problems for determinate beam. The first question is for a simply supported beam. देखो यहाँ पे मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व किया है। सिंपली सपोर्टेड बीम इज द टाइप ऑफ डिटरमिनेट बीम। डिटरमिनेट बीम का टाइप है ये और इसीलिए हम इस सेमेस्टर में सॉल्व कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें डायरेक्टली ये बीम ड्रॉ करके क्वेश्चन में दिया होता है और हमें डायरेक्टली इसे एनालाइज मतलब एनालिसिस मतलब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें ये सेंटेंस फॉर्म में लिखा होता है और उसके ऊपर से हमें बीम ड्रॉ करना है। हमें बता दिया जाता है कि कहाँ पे कितना लोड है और उस हिसाब से हमें बीम ड्रॉ करना होता है। यहाँ पे क्या है कि हमें बीम नहीं दिया है तो इस सेंटेंस में से हम क्वेश्चन में से हम बीम ड्रॉ करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। Let me read the question. A simply supported beam ABCD supported at A and D is 4 meter long. It is subjected to 2 point loads 12 kN and 18 kN at point B and C at a distance of 1 meter and 2.5 meter from support A respectively. Draw shear force diagram and bending moment diagram. So here, according to the question, I have framed the beam where you can see 12 kilonewton and 18 kilonewton are the 2 point loads at distance 1 meter and 2.5 meter from point A respectively. The entire length of the beam is 4 meter. Now for drawing the shear force and bending moment diagram, first we need to calculate beam reactions. That is reaction at point A vertical. ओके, या बीम हमने ड्रॉ कर लिया फ्रॉम द क्वेश्चन जहाँ पे कोई यूडीएल नहीं है मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है। मैं सिर्फ इस बार पॉइंट लोड ही सॉल्व कर रहे हैं। तो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो अगर ये समझ जाओगे तो आगे क्वेश्चंस यूडीएल वाले भी समझने पड़ेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 12 किलोन्यूटन है वो पॉइंट ए से 1 मीटर है और 18 किलो न्यूटन है वो पॉइंट ए से 2.5 मीटर पे है और टोटल बीम की लेंथ है 4 मीटर। तो इस तरह से हम यहाँ पे बीम ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ फॉर ड्राइंग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, देखो हमें यहाँ पे हमारा टास्क है एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करना मतलब शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सभी क्वेश्चंस में यही करना है हमें। इसे बोलते हैं एनालिसिस ऑफ बीम। तो सबसे पहला स्टेप है बीम रिएक्शन मतलब 12 किलो न्यूटन यहाँ पे लग रहा है, 18 किलो न्यूटन यहाँ पे लग रहा है। तो ये एक्शन हो गया तो नीचे से कुछ रिएक्शन भी होगा। ठीक है, रिएक्शन एट पॉइंट ए वर्टिकल, ये ऊपर कुछ रिएक्शन देगा सिंपल सपोर्ट है तो। और यहाँ पे कुछ रिएक्शन देगा पॉइंट डी पे क्योंकि जहाँ पे सपोर्ट है वहीं पे रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। समझ में आ रहा है कृपल? Yes, sir. ओके, एनी क्वेरीज एनीवन कैन आस्क मी? Rutik, you can stop me in the middle of anything. Okay, sir. Prasid, Okay, sir. Okay, sir. okay. And reaction at point D vertical because these two are simple supports. So we get only vertical reactions. Now for finding out the beam reactions, we have to take moment at any of the unknown reactions, that is A or D. Here I have found a moment at point A, taking moment at point A. Now we know the meaning of moment, that is force into perpendicular distance. Let me write here. Now taking point A as reference point and we are taking clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. That is, we are taking point A as reference point, or we can say non-technically that we are tying a rope at point A
and checking whether which forces and which reactions are going clockwise and anti-clockwise. देखो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है बीम रिएक्शन फाइंड करना। बीम रिएक्शन मतलब रिएक्शन एट पॉइंट ए वर्टिकल और रिएक्शन एट पॉइंट डी वर्टिकल। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा क्योंकि इट इज नॉट हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट, ये सिंपल सपोर्ट है तो सिर्फ एक ही रिएक्शन देगा, तो हम एक ही फाइंड करना है। रिएक्शन एट पॉइंट ए वर्टिकल, रिएक्शन एट पॉइंट डी वर्टिकल। और ये बीम रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले मोमेंट फाइंड करनी है। मोमेंट कोई भी एक पॉइंट पे लेनी है, या तो डी पे या फिर ए पे, कहीं पे भी हम मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो ए पे ही फाइंड करते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा और डी पे भी आ जाएगा। तो टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, हम रस्सी बांध रहे हैं पॉइंट ए पे। टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, यहाँ पे हम रस्सी बांध रहे हैं। फिर क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। देखो आप लोग को मालूम है क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। ये अगर इस तरह से घूमता है तो इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। देखो ये 12 किलो न्यूटन है और ए पॉइंट में रस्सी बांधते हैं हम तो क्लॉकवाइज घूमेगा, समझ रहे हो। 18 किलो न्यूटन है तो वो भी क्लॉकवाइज घूमेगा। और रिएक्शन एट पॉइंट डी वर्टिकल है तो इस तरह से घूमेगा। तो हम क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, एनीवन, कोई भी बोल सकता एंटी है। क्लॉकवाइज सर। ओके, 12 किलो न्यूटन और 18 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज है और रिएक्शन एट पॉइंट डी वर्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज है। दिस इज बिकॉज वी हैव टेकन मोमेंट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे मोमेंट ली है तो वहां पे रस्सी बांध रहे हैं और वहां से हम कंसीडर कर रहे हैं। पॉइंट ए रेफरेंस पॉइंट है हमारा। Here we can see 12 kilonewton and 18 kilonewton are going clockwise if we tie a rope over point A, and this reaction at point D vertical is going anti-clockwise. So I am equating both of these moment. For clockwise moment, the distance of this 12 kilonewton from point A is 1 meter and the force is 12 kilonewton. So I have written 12 kilonewton into perpendicular distance 1 meter plus this 18 kilonewton and distance from point A is 2.5 kilonewton is equal to reaction at point D vertical into the distance from the reference point, that is point A, is 4 meter. This becomes our force, this becomes our perpendicular distance. ओके, तो कोई मुझे ये स्टेप समझा सकता है, ये मैंने 12 इंटू 1 प्लस 18 इंटू 2.5 इज इक्वल टू आर डी वी इंटू 4 कैसे लिखा, एनीवन। यस सर, 12 जो है वो फोर्स है सर, और उसका डिस्टेंस जो है 1 मीटर है। ओके, वेरी गुड। और 12 18 जो जो है है, वो force है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ए से मेजर करना है क्योंकि उसने रेफरेंस पॉइंट ए लिया है तो उसका डिस्टेंस 1 हो गया। और यहाँ पे प्लस 18 इंटू 2.5, ये कैसे आया? ये 18 है जो फोर्स है और यहाँ से 1 मीटर है और ए से लेकर के सी का डिस्टेंस है 2.5 मीटर। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस हमें देखना है तो वो हो गया 2.5 मीटर। फिर फिर ये एक सेकंड कृपाल, यस सर। આરડીવી ઇન્ટુ 4 કેવી રીતે આવ્યું અહીંયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ માં? સર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ સર આરડીવી અને ઇન્ટુ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ એટલે સર 4 મીટર નું એ છે સર। એ ટુ ડી નું ડિસ્ટન્સ છે 4 મીટર એન્ડ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ। તો ક્લોકવાઇઝ નું બધું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લખ્યું, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ નું બધું રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લખેલું છે। સો इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पे जो चीज अननोन है वो हमें फाइंड करनी है। तो अननोन क्या है इसमें? आरडीवी। तो आरडीवी को सब्जेक्ट बना करके इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। Now here the remaining unknown is only RDV and we can make it subject. So RDV becomes 14.25 kilonewton. So here I can write down 14.25 kilonewton. But the unknown reaction remains RAV. Still I don't know this reaction at point. ओके, मीट कवर। मीट
Vineet, we are waiting for your reply. पवन कुमार, यस सर। ये आरडीवी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 14.25 किलोमीटर लिख दिया सपोज, तो ये कैसे आई? यस सर। सर ये आरडीवी की वैल्यू यहाँ पे आई है सर, एंटी क्लॉकवाइज और बराबर क्लॉकवाइज मूवमेंट निकला ना, तो 12 × 1 प्लस 18 × 2.5, तो आरडीवी × 4 है ना सर, तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे सर, इसका ओके, वेरी आ गुड, जाएगा इतना। वेरी गुड। देखो तो आरडीवी के वैल्यू हमें मिल गई 14.25, तो बाकी क्या रहा इसमें, हमें क्या फाइंड करना है पवन? बीम रिएक्शन फाइंड करने के लिए। आरएबी ओके, बीम रिएक्शन सबसे पहला आरएबी step है, तो उसमें हमने आरडीवी फाइंड कर लिया और आरएवी बाकी है। तो देखो यहाँ पे 12 किलो न्यूटन है, यहाँ पे 18 किलो न्यूटन है, तो टोटल कितना हुआ पवन? 12 और 18 30 30 किलो न्यूटन। 30। ठीक है, ऊपर से 30 किलो यस न्यूटन अगर आ रहा है तो नीचे से भी 30 ही आना चाहिए ना, तभी बीम हमारा स्टेबल रहेगा। यस सर। तो 30 में से 14.25 तो आ गया, तो बाकी कितना रहा? बाकी 15.75 बाकी रहा 30 के लिए। ऊपर से जितना लोड आ रहा है उतना ही नीचे से जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हमें आर ए भी मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। Point A vertical. So I would say that total load coming from the top to bottom will be equal to the total reaction going from bottom to top. Here total load coming is 18 plus 12, that is 30 kilonewton. So I will have to make total load minus reaction at point D vertical, then I will get reaction at point A vertical. Here is the formula, RAV is equal to total load minus 14.25, or we can say RDV. So our answer is 15.75 kilonewton reaction at point A vertical. So these are both the beam reactions. ઓકે અનિકેત, यस सर। આ આર એવી 15.75 કેવી રીતે આવ્યું? ગુજરાતીમાં આખું સમજાવી દે શોર્ટમાં. સર આમાં શું થયું કે આપણે આરડીવી મળી ગયું છે, એટલે આપણે હવે છે ને આરડીવી માંથી ટોટલ લોડ માઇનસ કરવો પડે, ટોટલ લોડ 12 + 18 છે એટલે એ 30 થઈ ગયું, તો ઓકે 30 - 14.25 કરીને એટલે આપણને આરએવી મળી જાય। ઓકે ઓકે, ગુડ. So basically we are taking moment with the help of moment. Moment એટલે આપણને ખબર છે force into perpendicular distance. રાતના ઉઠાડે કોઈ પૂછે ને કે what is moment, તો એ આપણને આવડવું જોઈએ. Now, after getting the beam reactions, I will have to carry out the calculations for shear force and bending moment diagram. First of all, I will carry out calculations for shear force diagram. For drawing, ओके, देखो यहाँ पे हमारा टास्क जो है वो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करना है, ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो हमने बीम में मैंने फाइंड किया, जो फाइंड की, वो भी वैल्यू फाइंड की, वो मैंने यहाँ पे लिखी है और ड्रॉ किया है बीम। हमें इसी तरह पेज का एक पार्ट कर देना है और राइट हैंड साइड बीम ड्रॉ करना है, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेशन करना है। तो बीम ड्रॉ किया, उसके नीचे शेयर फोर्स डायग्राम और उसके नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस तरह से हमारा फॉर्मेट रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। बट फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड बीम रिएक्शन। बीम रिएक्शन मैंने फाइंड करके यहाँ पे लिख दिया 15.75 किलो न्यूटन, 14.25 किलो न्यूटन, ए बी सी डी और ऊपर से आने वाले दोनों लोड, क्योंकि यहाँ पे दो ही लोड थे तो पॉइंट लोड, तो मैंने यहाँ पे दोनों लोड ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो शेयर फोर्स डायग्राम का कैलकुलेशन है और यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन है। तो अब हम देखेंगे कि ये कैलकुलेशन हमने कैसे कैरी आउट किया शेयर फोर्स डायग्राम का, और उसके ऊपर से ये जो डायग्राम है शेयर फोर्स डायग्राम वो कैसे ड्रॉ किया। एक बार ये खत्म होता है उसके बाद हम देखेंगे कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने कैसे किया, और ये वाला जो डायग्राम है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कैसे किया। diagram, I will have to make a table, before which I will have to give the names of all the main points in the beam.
A, B, C and D. All the typical points which I need to take. Now, going from left to right, I will write down shear force at point A left hand side is equal to shear force at point A right hand side is equal to, then we'll go to point B left hand side right hand side, then point C left hand side right hand side, then point D left hand side right hand side. In this way, before carrying out the calculation, we'll make a list like this. देखो अभी बेंडिंग मोमेंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, उसका कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या किया, शियर फोर्स एट पॉइंट ए लेफ्ट हैंड साइड, एट पॉइंट ए राइट हैंड साइड, जितने पॉइंट है उसमें LHS RHS कर देना है इस तरह से, A LHS RHS, B LHS RHS, C LHS RHS और D LHS RHS। इस तरह से जितने पॉइंट है इंटू 2, मतलब 4 पॉइंट है तो 8 यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन के लिए सेटअप रेडी कर दिया। In which I have to write left hand side and right hand side for the shear force diagram. Now we know that the exact meaning of shear force is that it is the forces at perpendicular and which is not having any distance. These are just thus forces which are perpendicular to the longitudinal axis, like this 12 kilonewton and 18 kilonewton perpendicular to the main axis of the beam, that is longitudinal axis of the beam. Now, as discussed in the sign convention, let me show you again. I'll be talking about this portion of the shear force diagram, in which I'll be considering left hand side of the assumed cross section, where forces going like this will have negative and forces going like this will have positive values. So technically we can say that here 12 kilonewton and 18 kilonewton both are negative, and 15.75 and 14.25 both are positive. But we need to draw the diagram, and for that we have made calculations over here. Now when I have written shear force at point A LHS, I am writing 0 kilonewton. That is because I am calculating shear force by drawing an imaginary line towards the extreme left of point A at a negligible distance. Here there is no distance between this, but there is an imaginary line over here. This is just for understanding. And now we have to see towards this side, left hand side, as per our sign convention. There is no load, so I have written 0 kilonewton. So this one is clear, I think. Now I have to remove this line. Now shear force at point A right hand side, that is at extreme right of point A with negligible distance. See again, here there is negligible distance and I am watching towards left. Every time we have to watch towards the left. The only force visible is 15.75. Here force means reaction. Both are the same. 15.75 kilonewton, and that too going upwards. So that is positive here. Again, now this one is clear. I will remove this line. Because it was imaginary, I have removed this. Now shear force at point B left hand side, this one, extreme left of point B here, looking towards left side. Again there is only one force visible, 15.75 going upwards, that is positive 15.75. Solved. Let me remove this imaginary line. Shear force at point B right hand side, here extreme right with negligible distance towards right hand side, and we are looking towards left hand side. So there are two forces visible, 15.75 going upwards, that is plus 15.75, and minus 12
kilonewton going downwards. So 15.75 minus 12 here is specified, plus 15.75 minus 12. The answer is 3.75. Now removing this line. Shear force at point C, left hand side. Extreme left at negligible distance, seeing towards left. Only two forces visible which were visible in B, right hand side. Again the answer will be 3.75 itself. Removing this line. Shear force at point C, right hand side. Extreme right, negligible distance, seeing towards left. There are three forces visible now. 15.75 going upwards, that is positive. 12 kilonewtons going downwards, that is negative. And again this 18 is visible and going downwards, so it is negative. So here it is written 3.75. Combination of these two, that is 3.75, and 18 going downwards, minus 18. Or we can elaborate 15.75 minus 12 minus 18, that is minus 14.25. Removing this imaginary line. Shear force at point D, left hand side. Extreme left, imaginary line, looking towards left. Only three forces are visible. Answer will be same, minus 14.25 kilonewton. At D, right hand side. Extreme right, negligible distance, looking towards left. 1, 2, 3 and 4 forces are visible this time. That means all the forces are visible and our answer should be 0. 15.75 upwards, that is positive. 12 kilonewton downwards, that is negative. 18 kilonewton downwards, that is negative. And 14.25 kilonewton upwards, that is positive. So 14.25 plus 14.25, that is 0 kilonewton. Combination of these three will become minus 14.25 and this one is plus 14.25, so 0 kilonewton. And we can verify our answer by the last calculation for shear force diagram. ओके तो मैं तो ये समझाऊंगा ही हिंदी में, पर कितनों को ये समझ में आ गया इन इंग्लिश? फिफ्टी % भी अगर किसी को समझ में आ गया हो शेयर फोर्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं? एनीवन? हाँ सर हाँ सर 50% तो जरूर थी। ओके ओके સમજાઈ ગયું સર, હજી એકવાર જોવું પડશે. ओके ओके હું हाँ समझाऊं सर समझाना. समझाऊं चलो देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप जो बताया शेयर फोर्स एट ALHS RHS, देखो ये सिर्फ शेयर फोर्स की बात कर रहा हूँ. ALHS RHS, BLHS RHS, CD सभी में LHS RHS सबसे पहले तो हमने लिख लिया. फिर दो रूल्स याद रखने हैं हमें. ये देखो ये मेथड बुक में नहीं दी गई है, पर ये मेथड फॉलो करोगे तो कभी इसमें मिस्टेक नहीं होगी. दो चीजें फॉलो करनी है. फर्स्ट जो है वो है ऊपर जाने वाले सभी फोर्स पॉजिटिव, नीचे जाने वाले नेगेटिव. ये 15.75 ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, ये 12 किलोमीटर नीचे जा रहा है तो नेगेटिव. ये फर्स्ट चीज जो है वो समझ में आ गई सबको? साइन कन्वेंशन मेरा? यस सर। ओके હા સર. ओके. हाँ सर। और दूसरी चीज जो है वो है हमारी गर्दन जो है वो सिर्फ बाईं तरफ ही घूमती है. ओनली लेफ्ट हैंड साइड वी कैन सी, वी कैन नॉट सी राइट हैंड साइड. ठीक है, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही देख सकते हैं. प्रॉब्लम है हमारी गर्दन में. तो क्या होगा? shear force at point A LHS, पॉइंट A है ये, और मैं लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा हूँ यहाँ पे. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा रहता हूँ तो मैं मेरी गर्दन किस तरफ घुमा सकता हूँ? राइट हैंड साइड। अरे राइट हैंड साइड तो घूमती ही नहीं है मेरी गर्दन. लेफ्ट हैंड साइड। हाँ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या कहाँ क्या है? स्क्रीन पे कुछ नहीं है. दिख रहा है कुछ? यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी क्योंकि यहाँ पे LHS लिखा है. तो LHS पे मैं खड़ा हूँ
और लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड तो देख ही नहीं सकता। यहाँ पे देख रहा हूँ तो कोई लोड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए लेफ्ट हैंड साइड इज जीरो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब शेयर फोर्स एट पॉइंट ए राइट हैंड साइड, मतलब मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे खड़ा रह जाता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा कर्सर दिख रहा है सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके ओके, मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ। फिर मैं किस तरफ देख सकता हूँ? Okay. लेफ्ट। लेफ्ट हैंड साइड। Left hand side. ओके, बाई तरफ। तो यहाँ पे बाई तरफ मैं स्क्रीन पे देखूंगा तो कौन सा लोड दिखेगा? 15.75 वाળો। 15.75. ओके, क्लियर થઈ ગયું? હવે ઈ ઉપર જાય છે કે નીચે? ऊपर। Upper. ऊपर जा रहा है। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. ओके ओके, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 15.75 आरएचएस में। एलएचएस में तो जीरो था क्योंकि कुछ लोड नहीं दिख रहा था। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 15.75 ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है? किसी को डाउट है? नो सर, रेडी। ओके ओके, हाँ सर। અહીં સુધીનું કેલ્ક્યુલેશન ક્લિયર થઈ ગયું। હવે पॉइंट बी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बी की एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन है, वहां पे मैं खड़ा हूँ। किस तरफ देख सकता हूँ? लेफ्ट। Left hand side. लेफ्ट हैंड साइड देख सकता हूँ। तो कितने लोड दिख रहा है? 15.75. अभी भी एक ही लोड दिख रहा है, देखो मुझे, और वो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा 15.75। तो मैंने बी लेफ्ट हैंड साइड में भी 15.75 लिख लिया। ठीक है, पॉजिटिव। देखो लेक्चर के बीच में हाँ या ना सबको बोलना है। यस। ओके। यस हाँ सर। सर। बी, ओके ओके, बी राइट हैंड साइड, बी की एग्जैक्ट इमेजिनरी लाइन बना के राइट हैंड साइड पे खड़ा हूँ यहाँ पे। तो कितने लोड दिख रहा है मुझे? 2 सर। 2। ओके, जस्ट अ सेकंड। रसीद, हाँ सर। કેટલા લોડ દેખાય છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ? 2 सर। ઓકે, કયા કયા? સર એક આ બી। બી નહીં, વેલ્યુ બોલ। સર આપણે તમે ઓલું શું કહેવાય, આપણે ક્યાં કઈ બાજુ કયા પોઈન્ટ ઉપર છીએ સર, ઈ કયો ને જરાક। બી ની રાઈટ હેન્ડ સાઈડ અહીંયા ઊભા છીએ આપણે। સર હા, ત્યાં ઉભા છીએ તો સી ને આપણે સી ને ડી સર। સી ને ડી ક્યાં? મારી તો ડોક જ નથી જાતી ઈ બાજુ। આઈ કેન ઓનલી સી ઓન ધ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ। તો સર બે કેમ એક જ દેખાય ને? તો એ ખાલી બધું દેખાય જ ને, તું લેફ્ટ તો બધું દેખાવાનું છે। હા કહું સર? હા હા, સર 15.75 पॉजिटिव ने सर ओलू नेगेटिव सर बी रियो ने ई सर 12 वारो सर। ओके। नीचे जाए એટલે સર यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा तो सभी लोड दिखेंगे जो भी है लेफ्ट हैंड साइड पे। एक है 15.75 ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, और यहाँ पे 12 किलो न्यूटन है नीचे जा रहा है तो वो होगा नेगेटिव। तो સર वही 12 ક્યાં 12 જ છે ને, બી એ ઉપર જે લોડ છે એ 12 છે। દેખા? અચ્છા નથી દેખાતું સર। વાંધો નહીં, 12 છે। તો 15.75 માઇનસ 12 કેટલું થઈ ગયું? 3.75। અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન દેખાય? हाँ सर। हाँ सर। बी राइट हैंड साइड સુધી समझाई ગયું બધાને, राइट? यहाँ तक सबको हाँ, समझ सर। में आ गया। अब मैं जाऊंगा सी लेफ्ट हैंड साइड पे। सी के लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा हूँ यहाँ पे इमेजिनरी लाइन बना के। હવે પ્રસિદ્ધ, मैं किस तरफ हाँ देख सर। सकता हूँ? શું सर? अब मैं किस तरफ देख सकता हूँ? सी लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा हूँ, देख किस तरफ सकता हूँ मैं? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड જોઈ શકું છું। मैंने पहले ही बता दिया कि मेरी गर्दन राइट हैंड साइड नहीं घूम सकती है। હા તો સર ત્રણ લોટ દેખાશે। ત્રણ એક આ કયા કયા? 15.75 પછી આ 12 અને આ 8। 8 તો રાइट हैंड साइड, 18 છે ઈ તો રાइट हैंड साइड જોવું પડે મારે એના માટે। હું અહીંયા ઊભો છું, बेच देखाय सर। બે જ દેખાય। એક આ 12 ને 15.75 ઈ બે જ। હા, બે જ દેખાય। તો જે વેલ્યુ આની પહેલા આવી ઈ જ આવશે। ઓલી બાજુ સર જોઈ નથી શકતા ને એટલે। હા, 15.75 માઇનસ 12 બે જ વેલ્યુ છે। તો સર બી 3.75 ઉપર ને સી ઉપર બે બાજુ એ બે જ દેખાશે। બે જ દેખાશે, સેમ વેલ્યુ આવશે। ઓકે સર। ठीक है, नाउ आई विल बी स्टैंडिंग shear force at C राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे खड़ा रहूंगा मैं राइट हैंड साइड। હવે કેજો પ્રસિદ્ધ, રાइट हैंड साइड पे खड़ा हूं मैं तो लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा कितने लोड दिखेंगे? તો ત્રણ દેખાય સર, ભેગો 18 આવી જાય। ओके,
18 અને 12 છે નેગેટિવ અને 15.75 છે पॉजिटिव। ओके, तो ओके यही सर। वही लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ डायरेक्ट 3.75 लिख लिया, इसका मतलब क्या 15 और 12 दोनों कंसीडर हो गया। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सभी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे खड़े रह के लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो 15.75 माइनस 12 माइनस 18, तो यही आंसर आएगा माइनस 14.25। ठीक है सबको? ओके। ओके हाँ सर, ओके। ओके सर। यस सर, डन। ओके 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 हाँ सर। ओके संतोष। हाँ सर। संतोष, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब डी के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे खड़ा हूँ तो कितने लोड दिखेंगे मुझे? कहाँ पे से बोल रहे हैं आप? क्या? संतोष, हेलो? ओके, he might be having some network problem. अंकित, अंकित कुमार, मीत कंवर, सुमित आद्रोजा। यस सर। सुमित, हाँ आई एम स्टैंडिंग एट डी लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे खड़ा हूँ मैं और लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ क्योंकि मैं राइट हैंड साइड देख नहीं सकता। डी एलएचएस पे खड़ा हूँ तो कितने तो लोग सर देखेंगे? લાઇટમાં 3 આવે ને લેફ્ટમાં તો એક જ છે સર। ક્યાં રાઈટ ને લેફ્ટ? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જ જોઈ શકું છું અહીંયાથી, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ અહીંયા ઊભો છું તો સ્ક્રીનની લેફ્ટ હા હેન્ડ તો સાઈડ કઈ તો છે? લેફ્ટ યસ એક જ છે સર। રાઈટ લેફ્ટ એટલે ખબર તને? રાઈટ એટલે શું થાય? હા ડાબી બાજુ। લેફ્ટ એટલે ડાબી બાજુ જ જોઈ શકું ઈ છું તો તો આ સર ઈ point તો ખબર છે મને, એક જ છે સર, ઈ તો કહું છું એક ક્યાં છે? અહીંયાથી ડાબી બાજુ 3 લોટ દેખાય। તમારો ઈસર તમારો ફેસ કઈ બાજુ છે ને એ નથી ખબર એટલે એવું કહે છે। સ્ક્રીન જોવાની છે આપણે, વી આર કોન્સન્ટ્રેટિંગ ઓન ધ સ્ક્રીન, સ્ક્રીન લેફ્ટ રાઈટ કર્સર ઓકે લેફ્ટ છે। અહીંયાથી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ કેટલા લોટ દેખાય છે? 3। 3 3 રાઈટ હેન્ડ સાઈડ તો જોઈ જ નથી શકતો એટલે ભૂલી જ જવાનું। હા 15.75 પોઝિટિવ માઇનસ 12 માઇનસ 18 80 तो सेम ज आंसर આવશે ઓમાં આવ્યો ઈ -14.25। एंड लास्ट थिंग, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी राइट हैंड साइड। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, राइट हैंड साइड पे खड़ा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहा हूँ, बाई तरफ देख रहा हूँ। तो करण कुमार, हाँ सर। हाँ तो क्या कौन सा लोड दिखेंगे यहाँ पे खड़ा हूँ लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा तो? सर राइट साइड का दिखाई देगा। क्या? यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ तो कितने लोड दिखेंगे मुझे? पॉइंट लोड कितने दिखेंगे? 2 सर। 2 क्यों? बाकी सब? 1 2 यहाँ से मैं इस तरफ देखता हूँ तो सभी लोड दिखेंगे, 1 2 3 और 4। और 15.75 पॉजिटिव, 14.25 पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है, नीचे जाने वाले नेगेटिव, तो 18 एंड 12 नेगेटिव है। टोटल कितना हुआ? हाँ सर। 15.75 माइनस 12 माइनस 18 प्लस 14.25, तो आ गया हमारा आंसर 0 एट लास्ट। हाँ सर। हर बार हमारा आंसर 0 ही आना चाहिए, अगर 0 आता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है। ठीक है, अभी ये किन किन को समझ में आ गया है ये सब कैलकुलेशन जो हमने किया वो? સર ડન ડન સર ડન ओके સર। ડન ડન एक मिनिट डन सर। ओके, एक ऋतिक बोलो પછી डन डन सर। सर। ડન केवल ડન केवल पवन सुमित पार्थ। ડન સર। यस सर। ओके डन सर। ડન ओके जनित હા સર समझाई गયું? હા સમજાઈ ગયું। ओके, तो ये जो हमने किया वो सिर्फ शियर फोर्स का कैलकुलेशन है, और हमें क्या करना है? शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है, तो इसके ऊपर से हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि ये ए बी सी और डी जो पॉइंट है वो डॉटेड लाइन में नीचे खींच लेना है।
खींच ली एक बार। फिर ये जो बेस लाइन हमने ड्रॉ की है वो सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर में जो लाइन ड्रॉ की है बेस लाइन वो ड्रॉ करनी है, मतलब न्यूट्रल की लाइन। नंबर लाइन में कैसा होता है कि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, तो वैसा ही हमने यहाँ पे करना है। पॉइंट ए पे देखो, ये पॉइंट ए के नीचे है, हम यहाँ पे पॉइंट ए है, तो ए पे सबसे पहली वैल्यू क्या है लेफ्ट हैंड साइड की? एनीवन? कैलकुलेशन? 15.75। नहीं, उसके ऊपर भी कुछ है। जीरो है सर। जीरो है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, देखो जीरो पे, ठीक है, जीरो वाला पॉइंट लिखा है मैंने। फिर पॉइंट ए पर ही है, देखो यही लाइन पे राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू है? 15.75 है, 15.75 ये राइट। यस सर। हाँ सर। तो ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव है। फिर पॉइंट मार्क कर दिया यहाँ पे। फिर पॉइंट बी पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या वैल्यू है? 15.75, तो यहाँ पे 15.75 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। फिर पॉइंट बी पे राइट हैंड साइड पे कितनी वैल्यू है? 3.75, तो यहाँ पे 3.75 मार्क किया, क्योंकि ये देखो हम जानते हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 3 पहले आएगा और 15.75 बाद में आएगा। पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ। सिमिलरली शियर फोर्स एट पॉइंट सी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 3.75 है, तो यहाँ पे भी एक मार्क कर रहा हूँ पॉइंट, और स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहाँ। फिर शियर फोर्स एट पॉइंट सी राइट हैंड साइड क्या आएगा? ऊपर से देख रहा हूँ मैं, सभी नीचे जा रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक जा रहा हूँ, तो शियर फोर्स एट पॉइंट सी राइट हैंड साइड पे -14.25, तो माइनस है तो कहाँ पे आएगा? डाउन। ओके, माइनस नीचे। की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 14.25। यहाँ पे माइनस नहीं लिखो तो चलेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि यह बेस लाइन के नीचे सभी वैल्यूज नेगेटिव ही रहती है। फिर डी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? -14.25, तो फिर से यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया 14.25, और शेयर फोर्स एट पॉइंट डी राइट हैंड साइड पे है 0, तो यहाँ से चला गया मैं बेस लाइन के ऊपर 0, ठीक है। ये डायग्राम मैंने कैसे ड्रॉ किया वो समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ। यस यस सर। ओके। अगर ये मेथड फॉलो करोगे तो डायरेक्टली आपको वो जो पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राइंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हमने पिछले लेक्चर में किया था वो याद नहीं रहेगा, तो भी ये ड्रॉ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो ऑटोमेटिक हो गया। हमने देखा था कि कोई भी दो पॉइंट लोड के बीच में शियर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट लाइन आती है, तो देखो ऑटोमेटिक हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई। अगर कोई पॉइंट लोड है तो उसके नीचे या तो ऊपर या नीचे वर्टिकल लाइन आएगी, तो ऑटोमेटिक ये वर्टिकल लाइन आ गई। फिर से दो पॉइंट लोड के बीच में स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन मिल गई। फिर अगेन पॉइंट लोड के नीचे वर्टिकल लाइन है, तो ये में वर्टिकल लाइन मिल गई। फिर दो पॉइंट लोड के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई अगर कोई लोडिंग नहीं है तो। और अगेन पॉइंट लोड है तो वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन आ गई, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सेट हो गया। ये अगर डायग्राम ड्रॉ कर लोगे डायरेक्टली तो रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि मैंने बताया कि इट इज नॉट गिवन इन द रेफरेंस बुक, ये जो मैंने कराया वो। कुसाई हजारी ખ્યાલ આવ્યો? हाँ सर। ઓકે, ડ્રો કરતા ફાવી જાય હવે શિયર ફોર્સ ડાયાગ્રામ? हाँ सर। ઓકે, યસ પરમાર, यस सर। ખ્યાલ આવ્યો? हाँ सर। ओके, सी तो ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। ये यहाँ पे सभी वैल्यू पॉजिटिव, ये जो एरिया मिला हमें वो पूरा पॉजिटिव है, नीचे की तरफ मिला वो नेगेटिव। इन नेक्स्ट लेक्चर विल अंडरस्टैंड हाउ टू कैरी आउट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखो क्योंकि आज मैं करूंगा तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा आज के लिए, तो हम सिर्फ शेयर फोर्स डायग्राम तक ही लिमिट रखते हैं आज की। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, यस सर। आज के जो की पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं हम, राइट हैंड साइड नहीं देख सकते। ऊपर जाने वाली वैल्यू पॉजिटिव, नीचे जाने वाली नेगेटिव। तो अगर हम ये चीज फॉलो करेंगे तो हमें साइन कन्वेंशन भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
फिर वह मैंने बताया कि पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल ड्राइंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो सभी पॉइंट्स भी याद नहीं रखने पड़ेंगे अगर ये मेथड फॉलो करोगे तो, क्योंकि रेफरेंस बुक की मेथड में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। Okay, so I'm ending my lecture over here. You can ask me if you got any confusion. देखो पूछ लो अभी, क्योंकि you will have to work very hard for this. Anyone? સર એક ક્વેશ્ચન હતો હા, ઋતિક. આ જે બીજા ફિગરમાં તમે જે આ 0 to 15.75 ની ડિસ્ટન્સ આપણે કેમ કરવી? Okay. તમારી રીતે સ્કેલ લઈ શકો તો અહીંયાથી 0 થી 15.75 આટલી લાઈન ડ્રો કરતા હોય ઋતિક, તો 0 યસ સર. તો 0.3 0 થી 3.75 જવું હોય તો that distance will obviously be less than 15.75. ઓકે. ખ્યાલ આવ્યો? હા સર, હા એટલે આ જોઈન્ટ તો સર આ કોઈ પણ વચમાં જોઈન્ટ તો નહીં થશે ને પાછું આ ક્યાંય વચમાં, જો કે આ 3.75 જોઈન્ટ નથી, જરાક ઉપર છે એમ હા રેફરન્સ લાઇન્સ ને. હા 0 આવે તો એની ઇન્ટરસેક્ટ થાય, 0 ન આવે તો ઇન્ટરસેક્ટ ન થાય. ઓકે સર. બીજું ક્યારે ઇન્ટરસેક્ટ થાય? જ્યારે પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ કે નેગેટિવ ટુ પોઝિટિવ. નેગેટિવ જાય હા ત્યારે નીચે જવાનું. હા, this is about shear force. So don't forget we are talking about shear force diagram, and here we are considering only load 15, 12, 18 and 14.25. ખાલી ઉપર નીચે જવાના લોડ જ we are considering. Okay, then you all can leave.